हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही मालूम होगा कि हमने एक बढ़िया सी सीरीज आपके लिए स्टार्ट करी है आपके एग्जाम में स्कोर इंप्रूव कराने के लिए, और उसका नाम है एसएससी सीजीएल टियर 2 10 दिन 10 रैमॉक्स। रैमॉक्स का मतलब मॉक्स जो कि मैथ्स के होंगे, जिसमें टियर 2 में आने वाले 100 सवाल जैसे आते हैं एग्जाम में, उसी तरह से बड़े शानदार पेपर्स हैं। इन 10 मॉक्स के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आपको ये मॉक्स डाउनलोड करने हैं इनकी पीडीएफ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ड्राइव लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका यूजर नेम है रैमो सर ऑफिशियल, वहां से भी इन मॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। रोजाना हम लोग मॉक्स पब्लिश कर रहे हैं, और एक खास बात यह है कि उन मॉक्स में से हर मॉक में 20 क्वेश्चन निकालकर उसका मैं वीडियो डिस्कशन भी आपके लिए जरूर करूंगा। तो जिन लोगों ने मॉक नहीं दिया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अभी ना देखें, पहले जाकर आप इस रैमॉक 1 को दें, और उसको देने के बाद ही इस वीडियो को देखें। और वो सारे मॉक्स जो पीडीएफ में आपको दिए जा रहे हैं, उन सब में उनके प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो आप टेक्स्ट सॉल्यूशन भी वहां से देख सकते हैं, और वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू भी आप अपनी वैल्यू जो है लर्निंग की बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रैमॉक 1 के उन 20 सवालों का डिस्कशन करेंगे जो मुझे लगे कि डिस्कस करने चाहिए, चाहे वो थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे या फिर उनमें कुछ और सीखने का होगा। उस तरह से हमने 20 सवाल चुने हैं आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं रैमॉक 1 के डिस्कशन की। तो जो पहला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, ये सवाल आपको दिख रहा होगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2q प्लस 2pq माइनस 80 0 के बराबर है। और एक और डेटा आपको दिया है कि p इंटू क्यू आपको 2 की पावर 4 दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी का मान पूछा गया है। तो आप ध्यान से देखें तो आपके पास दो इक्वेशंस है एक तरह से p और q में, और अगर ऐसा है तो हम p और q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी पूछा जा रहा है वो भी हम आसानी से निकाल के बता सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसको कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को। देखिए, इसको खास बात, अगर आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को यहां देखें, आपको लग रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम p का स्क्वायर अलग बनाएं, q का स्क्वायर अलग बनाएं। देखो, प्रॉब्लम यह है कि यहां 2pq का टर्म मौजूद है। p इंटू क्यू का टर्म जब मौजूद है तो हमें p और q को एक साथ लेके परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। वैसे तो दिख रहा है पी स्क्वायर माइनस 2p है, तो हम कोशिश कर सकते हैं p माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाने की, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहां पर जो 2pq है, पहले इसको देख के p और q को एक साथ ही लेना पड़ेगा हमें। तो आप कहोगे अगर ये एक साथ हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq को हम एक साथ लें। मैं कहूंगा यस। एक चीज तो ये होगी, जो बच जाएगा इसके बाद वो क्या बचेगा। आप कहोगे पहले ये देखो क्या है, ये है आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्या ये है या नहीं है। आप कहोगे यस, ये बात बिल्कुल सही है कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है। तो मैं आपके एक्सप्रेशन को जरा यहां फिर से लिखता हूं कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, और जो माइनस 2p और माइनस 2q बच गया है, भैया उसमें 2 कॉमन ले लो तो कुछ ऐसा मिलेगा, और ये माइनस 80 बच गया, ये 0 के बराबर हो गया। लेकिन यहां से अभी आपको कुछ खास चीज नहीं मिली है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक और परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ तुम्हें जरूर दिखेगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर आपका है p प्लस क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये p प्लस क्यू एक साथ देखना तुम, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर दिया है, माइनस ट्वाइस ऑफ p प्लस क्यू दिया हुआ है। तो अगर मैं 1 ऐड करके, यहां 1 ऐड करके 1 माइनस कर दूं तो ये 1 इसके साथ जाएगा, और ये p प्लस क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर बनाएगा, और ये माइनस 81 बराबर 0 बनेगा। ये वैल्यू आपकी हो गई p प्लस क्यू बराबर, अगर p प्लस क्यू माइनस 1 की वैल्यू अब मैं लिखूं तो ये वैल्यू आपकी बनेगी प्लस माइनस 9 के बराबर, क्योंकि प्लस माइनस रूट 81 लिखोगे तो ये आ गया। अब आप कहोगे यहां से मुझे दो चीजें मिलती हैं कि p प्लस क्यू की वैल्यू या तो मेरी माइनस 8 है, अगर माइनस 9 लोगे तो ये प्लस 1 जुड़ेगा माइनस 8 बनाएगा, या फिर p प्लस क्यू की वैल्यू अगर ये प्लस 9 लेते हो तो ये जाके 10 बनाएगा। तो ये दो इक्वेशंस मिलती हुई मुझे दिख रही हैं, दो संभावनाएं मिलती हुई दिख रही हैं। तो अब एक इक्वेशन, ये अब देखो एक और इक्वेशन आपके पास दिया है, वो दिया है p इंटू क्यू बराबर 2 की पावर 4। मुझे क्या करना है, एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकता हूं मैं, और एक बार मैं इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकता हूं। तो हमारे पास ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद
कई संभावना बनेंगी मानों की, लेकिन 4 ऑप्शन दिए हैं, कहीं नन ऑफ दीज नहीं दिया है, तो कोई एक ही हमें पिक करना होगा। तो अब हमें पता नहीं कौन सा पिक करना है, तो यहां से आप 2 काम जरूर कर सकते हो, और वो काम है कि हम वैल्यूज को गेस करने की भी कोशिश कर सकते हैं। देखो यहां 2 की पावर 4 है, तो आप खुद बताओ मुझे, अगर ये 2 की पावर 4 है तो एक तरह से सारे जो नंबर्स होंगे पी और क्यू वो 2 की पावर्स में होंगे। आप कहोगे यहां से अगर ध्यान से देखें तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं -4 और -4। अगर आपने इनको -4 और -4 लिया तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपकी हो गई -4 इंटू -4। एक्चुअली में आपको यहां पर +16 मिलेगा जो कि 2 की पावर 4 के बराबर है। और अगर आपने -4 और -4 लिया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो आप कहोगे जो मुझे निकालना है पी क्यू और यहां पी माइनस क्यू, अगर पी और क्यू दोनों -4 है यानी बराबर है तो ये मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 आपको एक ऑप्शन में दिया है तो ये करेक्ट हो गया। इस इक्वेशन से क्या आएगा हमें फर्क नहीं पड़ता, अब हमें एक ही आंसर लगाना था वो मिल गया तो वो सही होगा ही होगा। बट यहां से भी जरा देखते हैं कि क्या हो सकता है। आप कहोगे इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी 8 हो सकती है। अगर ये 2 और 8 है तो क्या होगा, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, इसका प्रोडक्ट 2 की पावर 4 बनेगा। 2 इंटू 8 जो होता है 16 होता है। या फिर आपका ये 8 हो जाए और ये 2 हो जाए, तब भी यही बात है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इस केस में जो p माइनस क्यू आपका बनेगा, दूसरी इक्वेशन को अगर मैं लेके चलूं पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू, तो ये वैल्यू या तो +6 है या तो ये -6 है। और p इंटू क्यू आपको ऑलरेडी 16 दिया है, तो ये वैल्यू आपकी है ±96, तो ये भी मान इसके सही है। तो बड़ा ही शानदार सा सवाल है। आपके एग्जाम में हो सकता है मेंस में ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एक जगह लिखा हो 0, दूसरा लिखा हो +96, तीसरा लिखा है -96, और पूछे इनमें से कौन से मान संभव हैं, और एक ऑप्शन दे देगा डी ऑल। पूछे कौन सा मान संभव है तो आप लगाओगे सारे मान संभव हैं, ऑल। बट एसएससी कई बार ऐसे सवाल पूछता है कि सारे संभव मानों को ना देकर वो उनमें से कोई एक देता है और नन ऑफ दीज नहीं देता है, तो हमें फिर उसी को लगाना पड़ता है। या ऑल ऑफ दीज नहीं देता है तो एक ही पकड़ के लगाना है, यानी उन्होंने बस ये इक्वेशन पकड़ के जो मान आया है उसी को उन्होंने निकाल लिया है। अब आप कहोगे मैं वैल्यू गेस नहीं करूंगा। देखो एग्जाम में आपको वैल्यू गेस करनी चाहिए और बहुत आसान है इसको गेस करना। ये 2 की पावर 4 देख के कि दोनों 2 की पावर्स में ही होंगे तो बहुत सरल है इनको गेस कर पाना। लेकिन फिर भी अगर आप वैल्यू गेस नहीं करना चाहते हो तो भैया देखो p प्लस क्यू पता है, p इंटू क्यू पता है, p माइनस क्यू निकाल लो और p माइनस क्यू निकाल के p प्लस क्यू p माइनस क्यू को सॉल्व कर लो। ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर आप p माइनस क्यू p प्लस क्यू से निकालते हो तो सीधे p माइनस क्यू रख दोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आप देखोगे कि आपको ±96 और 0 दोनों मिलेगा। आप वो घर पे जरूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि √x की वैल्यू दी है और ये मान पूछा जा रहा है। अब देखो आपको जो यहां दिया है x+2 दिया है, अगर आप ध्यान से देखो यहां ये वैल्यू रूट में दी है तो मुझे कुछ ना कुछ करके x में इसको निकालना पड़ेगा। और एक खास बात और, ये जो x² + 4x है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये वैल्यू आपकी है x+2 का होल स्क्वायर -4 के बराबर है। तो कुल मिलाकर अगर मैं x+2 निकाल लूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि x+2 अगर मैं p के टर्म्स में निकाल ले जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। आप कहोगे यार x+2 ऐसे थोड़े ना निकलेगा, पहले तो यहां रूट को हटाओ तब x निकलेगा, और जब x निकलेगा तब x+2 की बात करेंगे। तो आप कहोगे सबसे पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x बराबर p + 1/p - 2। अरे वाह, ये तो x+2 हमें मिल गया कि x+2 की वैल्यू है p + 1/p। बहुत बढ़िया, मिल गया कि नहीं मिल गया? यस। अब जरा देखो x+2 मिल गया। अब ये x+2 का होल स्क्वायर -4 किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे ये वैल्यू हो जाएगी p + 1/p का होल स्क्वायर -4। अगर आप इसको खोलोगे ना तो ये बनेगा p² + 1/p² + 2 - 4, ये -2 बनेगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये वैल्यू p - 1/p का होल स्क्वायर होती है। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया भैया कि मेरा x² प्लस जो 4x है वो इसके बराबर है। अगर मैं इसका रूट निकालूं तो इसका रूट निकलेगा तो ये वैल्यू आपका बन जाएगा p - 1/p। अरे वाह, तो बहुत मजेदार हो गया कि रूट में x² + 4x p - 1/p के बराबर हो गया। और x+2 की वैल्यू कितनी हो गई? x+2 की वैल्यू आपको पता है वो p + 1/p, क्या हो गया आपका p + 1/p। तो मैं रख देता हूं आपको, यहां पर हो गया आपका p + 1/p न्यूमरेटर में प्लस p - 1/p डिवाइडेड बाई नीचे p + 1/p माइनस p - 1/p। इसी का मान आपसे पूछा गया है
तो आप कहोगे यहाँ से 1/p कैंसिल आउट होगा, यहाँ से p और p कैंसिल होंगे, नीचे 2/p बचेगा, ऊपर है मेरे पास 2p, नीचे है मेरे पास 2/p, तो ये वैल्यू मेरे पास हो गई p² और p² आपको कहाँ दिया है? आंसर डी में। तो बड़ा ही सरल सवाल है, इसमें ऐसा कोई भी मुश्किलात आपको नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। बहुत ही सीक्वेंसली और लॉजिकली जाना है, और आपने ऐसे बहुत सवाल कर रखे होंगे अलजेब्रा में, बहुत प्रैक्टिस होगी इन सवालों की, तो मुझे नहीं लगता है ऐसे सवाल में आपको कोई समय लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेशन दिया हुआ है a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू दी है, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू दी है, और एक मान पूछा गया x³ + y³ + z³ - 3xyz। ये सवाल 2017 के मेंस में इस प्रकार का आया था, और आपको पता है कि इसमें कुछ वेरिएबल्स को जीरो बनाने से सवाल तुरंत हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस एक्सप्रेशन में? देखो ए बी सी में हम बी और सी को जरा जीरो मान लेते हैं, और बी और सी को आप जैसे ही जीरो मानोगे आप कहोगे हमारा a³ 7 हो गया। पहले इक्वेशन से आपका बी और सी जीरो होते ही आपका a³ 7 हो गया। अब जो वैल्यूज दी हैं बाकी जरा उनको देखते हैं। x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2a, क्योंकि b और c जीरो हो गए। y की वैल्यू आपकी हो जाएगी सिंपली b क्यों हो जाएगी? सिंपली a, क्योंकि उसमें जो आपका 2b और c है तो जीरो हो गया, b की जरूरत नहीं पे y a हो गया। ऐसे z आपका क्या हो गया? a हो गया, क्योंकि वहां भी b और c क्या हो गया? शून्य हो गया। अब आपको जो निकालना है सर उसको देखिए, x³ निकालना है, ये हो गया 8a³, y³ निकालना है, वो हो गया a³, z³ निकालना है, वो भी क्या हो गया? a³ - 3 इंटू x की वैल्यू है 2a इंटू a। जो आपको निकालना है वो यहाँ 6a³ माइनस में है, यहाँ 2a³ है, अगर इसके कंबाइन करेंगे तो बनेगा 2a³, और 2a³ यहां से तो कुल मिला के हो गया 4a³, और 4a³ की वैल्यू होगी 4 इंटू 7, जिसका मान आपका क्या होता है? 28। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 28। ऐसे आपका उत्तर आ गया। अगर इस सवाल को आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो भी ये सवाल बड़ी सरलता से हो जाता है। अगर आपको स्टैंडर्ड स्टेप्स क्लियर है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz आपको जो निकालना होता है, इसका जो फैक्टराइजेशन होता है, अगर आपसे मैं लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये वैल्यू आपकी होगी x + y + z डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ होगा आपका x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। ठीक, अब खास बात क्या है कि अगर मैं आपको यहां पर दे रखा है मैंने कि a³ + b³ + c³ - 3abc आपका 7 के बराबर है, अगर आप इसको ऐसे ही खोलोगे तो आपको यहां मिलेगा a + b + c बाई 2 इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? 7 के बराबर। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, वहां से a + b + c निकालते हो तो 2 1 3 1 4 बटे 2, यहां पर बेसिकली ऐसा मिलेगा आपको 4 टाइम्स x + y + z डिवाइडेड बाई 2, ऐसा मिल जाएगा। और जो a - b है, अगर आप ध्यान से देखो वहां पर, अगर आप करते हो जो वैल्यू आपको दिया है a - b प्लस b - c प्लस c - a का होल स्क्वायर, मैंने यहां पर जो आपको आपके सामने जो मान आपको दिया हुआ था, इसको ऐसे नहीं, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर x की वैल्यू रख दो, यहां पर ये ऐसे बोलना चाहिए मुझे, यहां पर आप x की वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 टाइम्स a + b + c बाई 2 यहां हो जाएगी, और यहां पर ये जो सारे मान है वो इसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। a - b बनेगा, अगर आप x - y करते हो तो बनेगा, देखो 2a से a, b से एक b बच गया, c कैंसिल हो गया, तो a - b, b - c प्लस c - a का होल स्क्वायर यहां बन जाएगा आपका। तो मेरा कहने का मतलब है, आप अगर इस टर्म को देखोगे ना, जो एक्सप्रेशन मैंने यहां लिखा था, वहां से आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू है आपकी a³ + b³ + c³ - 3abc। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं इसको ताकि आपका ये फॉर्मूला जो है, इसके जो वेरियस फॉर्मेट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए। अदरवाइज जो क्वेश्चन मैंने लगवा दिया आपको पहले उसी तरीके से लगाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सीरियस कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, वो जानते हैं चीज़ कि यहाँ पर b और c को जीरो रखने से उत्तर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके में जाना नहीं है, बस ये मैंने आपके मनोरंजन के लिए लिखा है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा मनोरंजन आपको करना नहीं है। क्या एग्जाम में क्या जा रहे हो? आतंक मचाना है भैया, खूब नंबर लाने, मनोरंजन नहीं करने जा रहे हैं वहां पर। ठीक है, 11 मित्रों में से प्रत्येक मित्र ने एक यात्रा पर 19 रुपए खर्च किए और 12वें मित्र ने सभी 12 के खर्च से 11 रुपए कम खर्चा किया है। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है? तो 19 लोगों ने 11 रुपए खर्चा किए, 12वें ने औसत, अगर इनका 12 लोगों का मैं x मानता हूं तो उससे 11 कम खर्चा किया है। ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 11 इंटू एक्स, यहां ये 19 इंटू 11 माइनस 11 है। अगर आप 11 कॉमन ले लोगे तो 19 माइनस 1 बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 11। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 18। और एक्स अगर 18 हो गया तो कुल जो खर्चा है 12 लोगों का एक्स के हिसाब से वो है 12 इंटू 18,
और 12 इंटू 18 आपको पता है क्या, 6 इंटू 12 6 3 18, 6 का क्यूब बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 216। आपका आंसर क्या हो गया ए। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का ऐसा है। दूसरा, जिन लोगों को डेविएशन आता है तो इस सवाल को आप डेविएशन से भी कर सकते हैं कि देखो 11 लोगों के पास कितना कितना है, 19 19 है, 12वें के पास औसत से 12 कम है। तो आपको पता है औसत वो नंबर होता है कि अगर आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो सारे नंबर औसत के बराबर हो जाते हैं। तो इसके बाद औसत से 12 कम है, तो ये जो 12 कम है हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 12 कम खींच लेंगे, और वो 12 जो इसके पास कम था, सॉरी 11 कम था, 11 कम था, तो 11 जो इसके पास डेफिसिट था वो डेफिसिट सब लोग अपने में साझा कर लेंगे। तो यहां 11 लोग थे, 11 लोग अगर 11 का डेफिसिट बैलेंस करेंगे तो सबके पास एक एक कम हो जाएगा, तो 18 18 18 ऐसे होगा और यहां x होगा। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि x औसत है, क्वेश्चन नहीं बोला है, x औसत है, सबके पास 18 18 हो गया तो x की वैल्यू 18 हो गई, आपको 12 इंटू एक्स निकालना। तो ये समझ में आया तो ऐसे करो, या फिर ऐसे x में इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, बड़ी सरलता से आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी ड्रॉ करता है n स्क्वायर्स को जिसकी साइड है 1 2 3 4 5 6 n स्क्वायर्स ड्रॉ कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 उनकी साइड्स दी हुई है। कह रहा है कि औसत बता दो, जो ये n स्क्वायर्स हैं ये जितना एरिया बनाएंगे टोटल उसका औसत क्या होगा। अब इस सवाल में जो आपके ऑप्शंस है वो इतने पुअर हैं, मतलब जो है कि आप ऑप्शंस में बी ऑप्शन तुरंत लगा सकते हो। कैसे, देखो जो ny स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा, n स्क्वायर होगा। अब आपको मालूम है कि जब औसत निकालते हो तो सबका टोटल करके डिवाइड करते हो कि नहीं करते हो, नंबर ऑफ टर्म से आप डिवाइड करोगे। तो आपको ये मालूम है कि भैया n स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में बनना चाहिए। भैया कहते हैं कि आपका जो भी एरिया है, औसत अल्टीमेटली एरिया ही है ना, और औसत अगर एरिया है तो वो एरिया की यूनिट रखेगा कि नहीं रखेगा। तो n जो साइड है वो n स्क्वायर देगा एरिया। अब औसत में उसका रोल होगा कि नहीं होगा, तो आपके औसत में जो न्यूमरेटर है उसमें हाईएस्ट डिग्री का टर्म n स्क्वायर होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है, यहां n है। यहां पर तो भैया ये -1 है तो नीचे चला गया, तो न्यूमरेटर में n स्क्वायर का टर्म नहीं बनेगा। यहां भी ये नीचे चला जाएगा, न्यूमरेटर में n स्क्वायर का टर्म नहीं बनेगा। सिर्फ एक ऑप्शन बी है जिसमें न्यूमरेटर में n स्क्वायर हो सकता है, इसलिए बी के अलावा कुछ भी सही नहीं। आप बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर लगा सकते हो। यह है वो स्मार्ट अप्रोच जो आपको एग्जाम में चाहिए। बट एनीवे अगर सॉल्व भी करना तो इतना मुश्किल नहीं है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सबका एरिया लिखो जरा, 3 स्क्वायर, और ये आखिरी बन जाएगा आपका nवें स्क्वायर का n स्क्वायर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल एरिया बटे नंबर ऑफ स्क्वायर्स विल बी n। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है इसका सम। फर्स्ट n स्क्वायर का सम ये होता है, डिवाइडेड बाई 6 होता है, इनटू आपने कहा ये n है, n से एक n कटेगा, तो आपका जो वैल्यू है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 है। ये बी ऑप्शन ही है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 3 इंटू 2 6, और आपका उत्तर बड़ी सरलता से निकल जाएगा। तो आसान सवाल था, सही से करोगे जल्दी उत्तर भी मिल जाएगा तुमको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगर 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 900 है और 5वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 900 है और 7वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1600 है, तो आपको बताना है 6वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। आप सभी लोगों को एक चीज पता होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो भी हर साल रेट परसेंट से बढ़ता है। कि CI यहां पर दिया है 5th, तो जो 6वें साल का CI होगा और जो 7वें साल का CI होगा, ये सारे जो है रेट परसेंटेज से इंक्रीज हो जाते हैं, जो भी रेट होगा। तो यहां पर तुम्हें ये वैल्यू क्या दी है 900, ये वैल्यू तुम्हें दी है 1600 2 सालों में। तो आपको अगर 2 सालों में अगर 916 हो गया तो एक तरह से 9 मेरा 16 हो गया। इसको मैं बोल सकता हूं 3 स्क्वायर मेरा 4 का स्क्वायर हो गया, यानी 3 मेरा 4 हो रहा है हर एक साल में। तो हर एक साल में जो बदलाव आ रहा है वो 1/3 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर साल में 1/3 का इंक्रीज हो रहा है, यानी रेट हमारा 33/3% है, या फिर हम कह लें 1/3। तो आप कहोगे यहां अगर 900 है और इसको हम 1/3 से बढ़ाएंगे तो मुझे यहां का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस, 6वें साल का पूछा गया, 1200 रुपए हो गया आपका आंसर। भी कुछ नहीं सवाल में, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, बट आप जोश में ना घबरा जाते हो। जोश में होश नहीं खोना होता है, जोश में भी होश में रहो। जब जोश में भी होश में रहोगे तो एग्जाम में तुम मौज कर दोगे बिल्कुल, ठीक है। 7वां सवाल देखिए, कह रहा अरुण ने खरीदा है, नहीं बारो किया है, उधार लिया है 4000 रुपए 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे रामू से। अच्छा हुआ रैमो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं तो उधार नहीं दूंगा। उसने वापस कर दिया अमाउंट
इंटरेस्ट के साथ 2 साल के बाद, और फिर रामू ने उसका 3% अरुण को फिर से वापस कर दिया। बहुत दयालु है रामू। हाउ मच रामू रिसीव्ड ओवरऑल? तो रामू, अरुण पैसा लेके गया, इसमें हुआ यही कि अरुण पैसा लेके गया, रामू को उम्मीद नहीं है कि वापस करेगा, लेकिन 2 साल के बाद अरुण पता नहीं कैसे आ गया वापस और दे दिया इसको पैसा। तो इसको बेचारे को दया आ गई रामू को, इसको लगा नहीं तो वापस आएगा, दे दिया 3% उसमें से कि रख लो। तो कितना मिला ये पूछ रहा है। देखो भैया 4000 था, ठीक, 5% से 2 साल का इंटरेस्ट 10% हो जाएगा, तो कुल मिला के इतना पैसा रामू को लौटा दिया है अरुण ने। अब रामू भाई साहब जो है ना थोड़ा सा इमोशनल हो गए और इन्होंने इसका 3%, इसका 1% है 44, इसका 3% इनको लौटा दिया। तो 4400 रुपए में से 132 रुपए क्या किया? लौटा दिया। तो आप बताओ कितना रुपया रामू को एक्चुअल में बचेगा? वो है 4268। इतना बचा। ओवरऑल कितना रिसीव किया? 4268, क्योंकि इन्होंने 132 रुपए लौटा दिया है कि रख लो, उम्मीद नहीं थी तुम आओगे लेकिन तुम आ गए तो रख लो, रसमलाई खा लेना। ठीक, ये देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, वो कह रहा है आइसोसेलेस है। ये एबीसी त्रिभुज आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज है। एसी और बीसी क्या है? एसी और बीसी टेंजेंट है एम और एन पर रेस्पेक्टिवली। डीई डायमीटर है, ये डायमीटर है। एडीपी 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 ये 110 डिग्री है, वाह। और बीईक्यू क्या है? ये भी 110 डिग्री है, वाह वाह। आपको बताना है पीआरडी कितना होगा। पीआरडी ये वाला एंगल बताना है। बहुत भयानक डायग्राम है लेकिन सवाल बहुत आसान है। देखो कैसे, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये और ये जो एंगल है, इनका एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो दोनों एंगल होंगे उसका सम ये होगा पीआरडी। अब ये कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है यार। ये 90 डिग्री है कि नहीं है? यस, ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये अगर 170 है तो जरा एक बार बताओ, ये कितना? 110 है तो ये कितना होगा? ये 70 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा देखो, ये 110 एक्सटीरियर है किसका? ये 90 क्यों बनेगा पता है ना? डायमीटर सर्कमफरेंस पे 90 डिग्री बनाता है। ये सब भी एग्जाम में प्रेशर में भूल जाते हैं लोग, इसलिए ये भी बोल रहा हूं कि डायमीटर 90 डिग्री में 90 होगा, ये 110 एक्सटीरियर है तो ये 20 होगा। ऐसे इधर जाओगे तो ये 110 इस वाले ट्राइंगल में इसका और इसका एक्सटीरियर है, तो ये 90 है तो ये 20 होगा। तो ये 20 और 20 मिला के कितना देगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री। तो 40 डिग्री आपका करेक्ट होगा। डायग्राम जितना भी कठिन था, बवाल डायग्राम लग रहा था, सवाल उतना ही आसान था। डायग्राम खतरनाक है बट सवाल खतरनाक नहीं, आसान है। नवा सवाल देखो, एबीसीडी आपसे कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, ये कैसे मिला है? मिड पॉइंट को ज्वाइन करके मिला है। पीक्यूआरएस एक पैरेललोग्राम है, उसके मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है तो आपको एबीसीडी पैरेललोग्राम मिला है। अगर पेरीमीटर एबीसीडी का 48 है तो बताना है कि जो लेंथ होगा डायगोनल्स का, सम ऑफ लेंथ डायगोनल्स का पीक्यूआरएस का कितना होगा। तो देखो ऐसा है, ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक पैरेललोग्राम है पीक्यूआरएस। ये सवाल में डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आपको विजुअलाइजेशन हो जाए इसका तो ये सवाल तुम वैसे ही कर डालोगे, कुछ है नहीं इसमें, राइट। देखो ये तुम्हारा हो गया पैरेललोग्राम। अब यहां तुमसे पूछ रहा है जो, वो मैं बताता हूं क्या पूछ रहा है। देखो कह रहा है कि तुम्हारे पास एक पीक्यूआरएस ऑलरेडी है, यह है पीक्यूआरएस। इस पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को तुमने ज्वाइन किया है तो तुम्हारे पास एक दूसरा पैरेललोग्राम मिल गया एबीसीडी। और एबीसीडी का पेरीमीटर आपको दिया है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये दिया कितना? 48। आपसे पूछ रहा है कि बताओ PR प्लस QS कितना होगा। आप कहोगे यार ये भी 48 ही होगा, कैसे? देखो ये जो वैल्यू है AD वो BC के बराबर होती है पैरेललोग्राम में, और साथ ही साथ चूंकि अगर आप इस त्रिभुज को देखो SQP त्रिभुज को देखोगे तो ये हमने मिड पॉइंट ज्वाइन किए। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे बनने वाली रेखा इस SQ का आधा होगा कि नहीं होगा? यस। तो SQ का आधा AD है, तो आपका जो SQ है वो ट्वाइस ऑफ AD है। और जो तुम्हारा PR है, ये तुम्हारा जो PR है, ठीक है, ये आप कहोगे कि ट्वाइस ऑफ CD हो जाएगा एक तरह से। और खास बात क्या होता है कि ये जो BC है आपका, BC और AD बराबर ही होते हैं, यहां AB और CD बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये भी एक तरह से AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA है, यानी 48 के बराबर। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, अगर आपको पहले से मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आप समझ लो इसको। बहुत ही शानदार सवाल है लेकिन बहुत ही आसान है, बट एग्जामिनर टेस्ट करता है सब कि भैया
आता है तुमको कि नहीं? ये सवाल देखिए, एक फिगर दिया हुआ है, एंगल बी राइट एंगल है और कह रहा है एडी और बीडी का रेशियो में दे रहा हूं तुम्हें 4:3, तो भैया ये 4 है तो ये 3 है, ठीक है। और सी और बी का रेशियो कितना दिया है? 5:3। सी और बी का रेशियो दिया है 5:3 और आपको कह रहा है कि ए एफ और एफ सी का रेशियो 1:1 दिया है। चलो अच्छी बात है। कह रहा है आपको एरिया बताना है एबीसी का, एबीसी बड़ा वाला राइट एंगल है, उसका एरिया बताना है। डीबीई का एरिया दिया है, डीबीई का एरिया दिया है 18। अच्छा, आसान सवाल है, कैसे बनाएंगे देखो। दो राइट एंगल है, एक राइट एंगल छोटा वाला है जिसका एरिया हमें दिया हुआ है और एक बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब देखो जो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है उसका एरिया क्या है? 18। अब किया क्या गया है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें जो भुजा इसकी 3 है, इसमें ये भुजा 7 हो गई, तो ये एरिया है मेरे पास, उसमें एक भुजा आपने 7/3 कर दिया। बड़े वाले ट्रायंगल में जाते हुए जो यहां 3 है वहां कितना हो गया? 7 हो गया। तो उस भुजा के बढ़ाने की वजह से जो एरिया में परिवर्तन आएगा वो 7/3 हो जाएगा। बट आप कहोगे यहां भी तो परिवर्तन आया, जो ये 3 है वो यहां पर कितना हो गया? 8 हो गया, तो ये 8/3 हो गया। तो 18 से अगर हमें बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी पे जाना है तो हमने क्या किया? 7/3 कर दिया, 8/3 कर दिया, मिलकर दोनों भुजाओं को चेंज कर दिया, 18 से गुणा कर दिया। तो यहां 3 3 का 9 बनेगा, 9 दूनी 18 बनेगा, 7 दूनी 14, 8 आपका कितना हो गया? 112। और 112 आपकी वैल्यू क्या हो गई? बी आ गई, बी ऑप्शन। देखो यहां पर दोनों जो ट्राइंगल्स हैं आपके, दोनों जो ट्राइंगल हैं उसमें क्या हो रहा है कि दोनों की जो ये परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनकी लंबाइयों का अनुपात मुझे मालूम है। तो अगर उनकी लंबाइयों का अनुपात हमें पता है तो हम इस एरिया से उस एरिया तक जा सकते हैं आसानी से, कोई तकलीफ नहीं है, बहुत आसानी से पहुंच गए 112। ठीक, सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 देखिए, कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक एरोप्लेन का एक पॉइंट से वो 45 डिग्री है, 24 सेकंड उड़ेगा, उड़ने के बाद एलिवेशन चेंज होकर 30 डिग्री हो जाएगा। आपको बताना है कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग, हाँ फ्लाइंग नहीं, फ्लाइंग, फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4000 मीटर। तो बताना है स्पीड एयरप्लेन की क्या होगी। देखो सवाल में हुआ क्या, पहले तो मैं समझाता हूं। ये पॉइंट है, यहां पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री रहा, फिर ये कुछ देर उड़ा 24 सेकंड। 24 सेकंड में ये जो दूरी है, ये 24 सेकंड उड़ने के बाद जो ये वैल्यू है 30 डिग्री हो गई। पहले कितना था? 45 डिग्री था। आपको अब ये बताना है कि अगर ये वैल्यू 4000 मीटर है, हाइट आपको दिया है 4000 मीटर, तो आपको यहां पर स्पीड बतानी है एरोप्लेन की कितनी है। तो देखो 24 सेकंड में इतनी दूरी चला है, अगर मैं ये निकाल लूं कि दूरी कितनी है, 24 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, तो टाइम पता है 24 सेकंड डिवाइड करेंगे मीटर पर सेकंड में, हमारा स्पीड आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, आपको अगर 45 डिग्री है तो इसके अपोजिट ये पूरी जो लंबाई है इसको 1 मान लो, तो ये कितना होगा? ये भी 1 होगा। अब इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे, ये ऊंचाई अगर आपने 1 मानी तो यहां भी ऊंचाई 1 ही होगी, ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब 30 के अपोजिट अगर 1 है तो ये पूरी लंबाई 60 के अपोजिट √3 बनती है, तो ये दूरी आपकी हो गई √3 - 1। ये दूरी कितनी हो गई आपकी? √3 - 1। इसका मतलब ये हो गया कि √3 - 1 के इक्विवेलेंट डिस्टेंस वो चला है 24 सेकंड में। लेकिन ये √3 - 1 क्या है? जब हम हाइट को 1 मान के चल रहे हैं तो है। एक्चुअल में जो डिस्टेंस चली गई है वो चली गई है 4000 इंटू √3 - 1, क्योंकि 1 यूनिट 4000 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 24 सेकंड, ये स्पीड हुई। अब आप कहोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 से डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा 4 छक्के 24, और ये 1000 √3 - 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं मैं। √3 - 1 कितना होता है? 0.732। 1000 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 732। और आप ध्यान से देखो ये वैल्यू कितनी है? 122। 12 छंग 72 और 6 दूनी 12, 122 मीटर पर सेकंड आपका उत्तर हो गया। तो सवाल आसान है, स्टैंडर्ड है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में कई बार आए हैं। तो आपको बस ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल यूज करना है, स्टैंडर्ड ट्रायंगल यूज करके फटाक से कैलकुलेशन करोगे, फटाक से उत्तर आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है सवाल है। ठीक है, ये सवाल देखिए, कह रहा है वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर बता दो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। पहले तो निकालो एलसीएम। देखो कोई भी नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, वो नंबर एलसीएम या उसका मल्टीपल होगा। अब हमें देखना है कि उसमें से कौन सा ऐसा नंबर एलसीएम का मल्टीपल हो मिनिमम, जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। आपको लॉजिक अभी समझ में आएगा। देखो जो 24 है तुम्हारा, इसको मैं लिख सकता हूं 8 × 24 यानी 2 का क्यूब इंटू 3। जो 36 होता है आपका वो 4 × 9 होता है, तो वो हो जाएगा 2² × 3²।
जो 44 आपका होता है वो 4 इंटू 11 होता है, तो वो वैल्यू होती है 2 स्क्वायर इंटू 11। अब अगर मैं इसका एलसीएम लिखूंगा तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, और 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 की पावर 2, और 11 की पावर क्या है 1। अब खास बात क्या है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एलसीएम है। इस नंबर को आप तीनों नंबरों से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नंबर तीनों का मल्टीपल है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। उसने पूछा है कि मुझे वो सबसे छोटा नंबर बता दो जो इन तीनों से डिवाइड होता हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अब मुझे इसका मल्टीपल निकालना है इस तरह से कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप कहोगे 2 की पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसको अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये 2 एक अड़ंगा डाल के बैठा हुआ है। जैसे मान लिया आपको लव मैरिज करनी है तो घर में कई सारे लोग हैं जो उसको अपोज करते हैं, जैसे माता जी अपोज कर रही हैं, करिए बहू बहुत मॉडर्न है, नहीं चाहिए हमको, तो पहले तो इधर सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो यहां सेटलमेंट करने के लिए कम से कम कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको कि मम्मी मॉडर्न है लड़की, पर वो आपका बहुत ख्याल रखेगी, ठीक है, बहुत बहुत ख्याल रखेगी आप, ठीक। तो इस तरह से 2 की पावर 3 को सेटल करने के लिए हमें एटलीस्ट इसको 2 की पावर 4 करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वजह से अड़ंगा ना लगे, माता जी को मना लिया आपने, ठीक है। दीदी लोग तैयार हैं, करें, ठीक है, आपके जनरेशन के उनको समझ में आता है कि ठीक है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। वो पहले से तैयार है, 3 स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं, उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पापा तो गजब भड़के बैठे, दहेज मिलेगा नहीं, लव मैरिज है, 11 कोने का मुंह बना के बैठे हुए हैं। कहोगे पापा प्लीज आप टेंशन मत लो, लड़की बहुत अच्छी तैयारी करे एसएससी की, वो भी निकाल लेगी, हर महीना दहेज मिलेगा आपको, आप टेंशन क्यों ले रहे हो दहेज की, इकट्ठा पैसा लेके क्या करना है, लड़की में माँ बाप ने इन्वेस्ट किया पढ़ाई में, निकाल लेगी नौकरी, फिर आपको जिंदगी भर मौज करोगे आप। तो पापा को मनाने के लिए पापा को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 1/11 और देना पड़ेगा। अब ये वो नंबर है जो एलसीएम का मल्टीपल है, ये एलसीएम का 22 गुना है, और सबकी पावर में 2 का मल्टीपल है, यानी सब परफेक्ट स्क्वायर दे देंगे। अब अगर आप इसको रूट निकालोगे तो रूट निकल आएगा, परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो ये जो नंबर है ये 16 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 11, 16 9 या कितना होता है 144, 144 इंटू 11 इंटू 11 करना है, तो पहले 144 इंटू 11 निकाल लेते हैं। आप कहोगे 144 इंटू 11 अगर आप निकालोगे तो ऐसा बनेगा, ये हो गया 1584। आप 1584 इंटू 11 निकालेंगे तो ये बनेगा 1584, और यहां हो जाएगा आपका 1584। अगर इसका आप सम करते हो तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 174/24, जो कि किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ। तो ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग बिकॉज नथिंग इज गिवन। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो ये है, डी ऑप्शन, डी भी नहीं, सॉरी, नन ऑफ दिस, क्योंकि जो वैल्यू आई वो ये निकल के आई 17,424। तो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाई 24, 36, 24 इज दिस। सो ये आंसर होना चाहिए, जो कि दिया नहीं है तो कोई नहीं, इस क्वेश्चन में आप छोटा सा करेक्शन कर लो, ठीक है। ये एसएससी में भी कुछ गलत सवाल आ जाते हैं, वैसा ये भी सवाल है, तो हमारे मॉक बिल्कुल एसएससी की तरह है, इसमें भी गलतियां हैं, तो गलत सवालों में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक नंबर है जो कि 75 से डिवाइड होगा, तो बताना है स्मॉलेस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो आप कहोगे कि भाई कोई भी नंबर अगर 75 से डिवाइड होता है तो 75 के आप 2 ब्रेक कर सकते हो 2 पार्ट में, वो है 3 इंटू 25। नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, नंबर 25 से डिवाइड होना चाहिए। खास बात यह है कि कोई भी नंबर अगर 25 से डिवाइड होगा, यहां पर देखो ध्यान से, एक नंबर है 1 0 और y, अगर कोई नंबर 25 से डिवाइड आपको करना है तो अगर यहां 0 है तो ये भी 0 ही लेना पड़ेगा आपको भाई, या तो अंत में 25 दिखे, या अंत में 50 दिखे, या अंत में 75 दिखे, या अंत में 100 दिखे, 00 दिखे, तभी वो नंबर 25 से डिवाइड हो सकता है। तो इसलिए क्या है, मैंने बोला कि y की वैल्यू तो सीधे 0 हो गई। अब आपको 8x ही निकालना है क्योंकि ये तो गया, तो y जब आपने 0 रख दिया तो ये नंबर आपका 0 हो गया। अब आपको देखना है ये नंबर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 के मल्टीपल के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो देखो जहां जहां 3 का मल्टीपल बन रहा है हटाते चलो, 9 9 6 हट गया, आपकी वैल्यू है x + 1, और ये 3 का मल्टीपल चाहिए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम 2। x की मिनिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए, मिनिमम मान ही निकालना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 रख दो। x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो ये 8 दूनी 16 निकल के आ गया,
तो 8x की मिनिमम वैल्यू आपकी आ गई 16, जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। x की मिनिमम वैल्यू 2, तो 8x की मिनिमम वैल्यू कितना हो गई 16। अगला सवाल देखते हैं, 14वां सवाल। इलेक्शन हुआ दो लोगों के बीच में, जिसमें 75% लोगों ने वोट दिया, उसमें से 5% जो वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए। फिर कह रहा है कैंडिडेट है उसको 1239750 वोट्स मिले, जिसमें 87% वैलिड वोट्स थे, which were 87% of the valid votes. Find the total number of voters enrolled in the election. तो देखो सवाल ये ऐसा कुछ है कि कह रहा है x है, इसके 75% लोगों ने वोट दिया, फिर उसमें से 5% इनवैलिड हो गए, तो उसका जो 95% है वो वैलिड वोट्स हुआ। उस वैलिड वोट्स का 87% एक कैंडिडेट को मिला, जिसकी वैल्यू 1239750 के बराबर है। आपको x की वैल्यू बतानी है। 75% ऑफ x, फिर 95% ऑफ 75% ऑफ x, फिर 87% ऑफ 95% ऑफ 75% ऑफ x। तो कुल मिला के प्रोडक्ट होता है, इधर उधर लेफ्ट राइट लिखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसको 1 बाय 1 करते हैं। अच्छा सवाल है। अब देखो आप कहोगे 87 है, 87 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 3। जरा काट लेते हैं इससे पहले 29 से। आंसर इंटीजर में तो सब कटेगा पिटेगा, चिंता मत करो, ठीक है। काट पीट मचाते हैं, और काट पीट मचाने के बाद फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 29 से अगर आप काटोगे तो आप कहोगे 29 कितनी बार जाएगा, पहले आप खुद देखो, या आप चाहो तो पहले 3 से काट लो, वो भी चलेगा। आप पहले 3 से काट लो, 3 से काटोगे 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 और 25, ये ऐसा मिल गया आपको, ठीक है। फिर मैं अगर 29 से काटने जाऊंगा, ये तो 29 से कितना 29 आएगा, 29 12 123 हो गया, 29 चौके 116 होता है, 7 हो गया, 72 हो गया, 29 58 हो गया, 14 बचा, ठीक है। तो 14 बचा तो 5 145 हो गया, तो ये इतना आ गया। अब ये वैल्यू जो है ये आपका 95 है। 95 को आप 19 इंटू 5 लिख सकते हो। 19 इंटू 5 अगर मैं लिखता हूँ तो 19 से मैं काट सकता हूँ। 19 से अगर मैं काटूंगा 19 7 133 हो गया, 33 9 हो गया, 19 5 95 हो गया, 750 हो गया। 5 से काटोगे तो ये 150 हो गया, ठीक है। फिर आप 75 से काटोगे तो ये 2 हो गया। अब x की जो वैल्यू है ध्यान से देखना, ये 2 तो है ही है, और हर परसेंटेज 1/100 के बराबर है, और 3% है तो 6 जीरो लगेंगे। तो 2 के बाद 6 जीरो, 2 2 4 2 6, आंसर बी। वैसे जीरो काउंट करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 2 के बाद सिर्फ जीरो नहीं है। तो जैसे आपको मिला अल्टीमेटली 2, तो 2 के आगे लगा सकते हो आप, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 के साथ शुरू होने वाली एक ही वैल्यू है, जिसमें आगे कुछ नहीं है, वो है बी ऑप्शन। तो आप लगा, तो कैलकुलेशन है इसमें, आसान सवाल है, नथिंग कॉम्प्लेक्स, बट कैलकुलेशन इज देयर, मल्टीपल कैलकुलेशन। जितना बढ़िया आप अपनी कैलकुलेशन में होगे, उतना जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कैलकुलेशन के अलावा इस सवाल में कोई दम नहीं है। विनोद ने अपने करेक्ट गुड्स को कॉस्ट प्राइस से 35% ऊपर मार्क कर दिया, फिर उसने 1/4 बेच दिया 15% पर। आधा स्टॉक जो है उसने मार्क प्राइस पे बोल दिया, आर्क्ड प्राइस नहीं, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। और बाकी उसने 27% के डिस्काउंट पर बेचा है। आपको बताना है कि जो गेन परसेंटेज है वो कितना होगा, नेट गेन परसेंट क्या होगा। देखो कहानी क्या है, कहानी है कि 1/4, 1/2 और 1/4, 3 कंपोनेंट्स हैं। यहां पर सबका मार्कअप परसेंटेज क्या है, 35% है। मार्कअप तो 35 दिया ही हुआ है, ये दिया हुआ है आपको। यहां आपको डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर रहा है। यहां पर आपको डिस्काउंट कितना दिया है उसने, 15%। यहां पर डिस्काउंट नहीं दिया है। यहां पर जो डिस्काउंट है आपका वो 27% का है। अब इससे क्या होगा, आपको नेट मिलेगा कि नेट प्रॉफिट है या लॉस है, वो इन रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स में आपको मिल जाएगा। फिर आपको निकालना है कि ओवरऑल क्या होगा। अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक चीज तो सर्टेन है कि आपका उत्तर ये नहीं हो सकता है 45, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो प्रॉफिट परसेंटेज मिल सकता है वो 0 डिस्काउंट पर मिलेगा, और वो भी आपका 35% है। तो अगर सारी चीजें 0 डिस्काउंट पे बेची गई होती तो भी टोटल मुनाफा 45% नहीं हो सकता था। इसलिए वो तो देखो सरासर यहां पर आपका गलत है, उसमें आपको किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर है ना, इसमें कोई शंका किसी को नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो नहीं होना है। अब बाकी तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी करेक्ट हो सकता है। एक्चुअली में सी भी नहीं होना है, बट उसके एनालिसिस के लिए थोड़ा सा और घुसना पड़ेगा आपको डेटा में। मैं उतना डीप नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं रफ आइडिया आपको दे देता हूं क्यों बोल रहा हूं। 35 और 27 अगर आप ध्यान से देखो, आप 30 और 30 के बारे में सोचो खाली।
अगर ये दोनों 30 और 30 होते, अप्रॉक्सीमेट करके सोचता हूं, तो लगभग 9% के आसपास वैल्यू होती माइनस में। ये 35 और 15 को अगर आप मेंटली थोड़ा सा सोचोगे तो 20 से कम ही आएगा। अब एक 20 है, एक -9 है, एक 35 है, 20 है, -9 है और 35 है। इन तीनों को अगर आप कंबाइन करोगे 20 -9 और 35, तो एक 20 है, एक -9 है, एक 35 है। तो जो आपका उत्तर है वो 30 भी नहीं आ सकता है, 30 से नीचे गिरेगा। तो इन्हीं दोनों में से कुछ करेक्ट है। बट एनीवे, टू कैलकुलेट एग्जैक्टली बिकॉज दीज टू ऑप्शंस आर प्रीटी क्लोज, बहुत करीब है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या करेक्ट है इन दोनों में से। सॉल्व करेंगे तो 35 और 15 का नेट निकालने के लिए आप ऐसे करो, 35 - 15 - 35 × 15/100, ठीक है। तो ये क्या है, 600 - 75, 525, 5.25 ये हो गया तुम्हारा, और ये आपका 20 हो गया। इसका नेट निकालोगे तो 14.25% आएगा, नहीं 14.75% आएगा माइनस करने पे। ये तो देखो 35 ही है। यहां पर आप ध्यान से देखो, 35 - 27 करोगे तो आपको 35 - 27 मिलेगा, -35 × 27 मिलेगा, बटे 100 मिलेगा, ठीक है। ये देखो आप ध्यान से, ये वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। जरा निकालो, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करो और देखो ये कितना आ रहा है। तो आप कहोगे 35 × 20 क्या होता है, 70 होता है, 35 × 7 245 होता है, तो ये 945 हो गया, 9.45 हो गया। यहां हो गया आपका -8 और माइनस ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, ये +8 है और ये -9.45 है। तो इसको अगर आप माइनस करोगे इस वैल्यू को तो -1.45% आ रहा है। अब हमें इनका नेट निकालना है, तो ऐसे जोड़ नहीं देना है क्योंकि ये 1/4 पे है, ये 1/2 पे, 1/4 पे। तो इसका नेट निकालने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, 14.75% 1/4 पर है और ये भी 1/4 पर है। तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूं। इस 37.5 की वजह से 1/2 पर है, तो नेट पूरे पे कितना होगा, ये 17.5% होगा। 1/2 आप 35 से 17.5, ये दोनों 1/4 पे, इनको कंबाइन करोगे आप तो आप खुद देखो 14 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 13 ये घटाओगे 3 आएगा, ये 13.3 1/4 पर है कि नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 1/4 इंटू दिस, 1/4 इंटू दिस को मैं कंबाइन कर रहा हूं तो ये वैल्यू आपकी ऐसी बन जाएगी। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो मिलेगा 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 1 बचा 0.25%। 17 में आपको ये जोड़ना है तो 17 × 3 = 20.825%। आपका आंसर क्या हो गया, बी। तो अच्छा सवाल है क्योंकि ये कैलकुलेशन है और इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, टीसीएस वाले पैटर्न में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो इस तरह का सवाल जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको परेशानी कैलकुलेशन की होने वाली है, इसलिए सवाल आपकी मॉक में मौजूद है कि भाई इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी यहां पर आपको नहीं करनी है किसी भी तरह की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है 135 शेयर को आप बेचोगे तो जो प्रॉफिट होने वाला है वो 60 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन्ड व्हेन 26 शेयर्स आर गिवन फ्री विद द सेल ऑफ 143 शेयर्स। अब देखो ध्यान से, ये सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो देखो यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, कह रहा है 135 शेयर का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 135 शेयर का कॉस्ट प्राइस प्लस 60 का कॉस्ट प्राइस, ऐसा है कि नहीं है। तो 135 एसपी आपका इसके बराबर है, तभी तो प्रॉफिट इक्वेशन बनेगी कि 135 का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 135 का कॉस्ट प्राइस प्लस 60 का कॉस्ट प्राइस। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो मैं सीपी और एसपी का रिलेशन निकाल सकता हूं या एसपी और सीपी का रिलेशन निकाल सकता हूं। तो एसपी बटा सीपी आपका कितना हो गया, 195/135। इसको आप 15 से डिवाइड करो, 15 9 और 15 × 13, 13/9। तो ये रेशियो आपको 13/9 मिल गया एटलीस्ट यहां से। आगे देखते हैं क्या कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा अगर हम 26 शेयर्स को फ्री दें 143 के साथ, 143 के साथ 26 शेयर को हम फ्री देने जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, आपने 143 + 26 एक्चुअली में कस्टमर को दिया है कि नहीं। तो जब आपने कस्टमर को इतना दिया है 169, तो क्या आपका कॉस्ट प्राइस 169 का गया है, यस, इतने का कॉस्ट प्राइस गया है आपका। सीपी साइड में आपका 169 का गया भैया कॉस्ट प्राइस, और पैसा तुमने कितने का लिया है, क्योंकि तुमने 26 इसमें से फ्री दिया तो तुमने पैसा सिर्फ 143 का ही लिया। तुमने 169 उसको अल्टीमेटली दिया है तो तुम्हारा कॉस्ट तो 169 का गया, लेकिन तुमने पैसा 143 का ही लिया क्योंकि तुमने 26 तो फ्री बोल के दिया है। तो अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये कॉस्ट प्राइस 1 का 9 है तो 169 × 9 बनेगा, सेलिंग प्राइस 1 का 13 है तो ऐसा बनेगा,
अब ये हो गया तुम्हारा सीपी टोटल और एसपी टोटल, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। आप कहोगे ये 13 से काटेंगे, 13 इंटू 13 बनेगा, ये 13 से काटोगे तो 13 इंटू 11 बनेगा। 9 अगर 11 हो रहा है नेट, आपका ये इक्वेशन बन गया 9 बिकम्स 11, तो आप कहोगे 2/9 का मुनाफा, और 2/9 का मुनाफा इज बी ऑप्शन, 22/9%। 2/9 का मुनाफा इज 22/9%, एंड देयरफॉर योर आंसर ऑप्शन बी इज 100% करेक्ट हियर। कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, आप चुपचाप बी ऑप्शन मार्क कर सकते हो। 17वां सवाल, एक रेशियो दिया हुआ है 14, 11, 10। एबीसी की वैल्यू सम आपको 7 दी हुई है, आपको कह रहा है कि बताओ वैल्यू क्या है 1/a 1/b 1/c की। 1/a 1/b 1/c निकालना है। कैसे निकलेगा भैया? 1/a 1/b 1/c तब निकलेगा जब मुझे एबीसी की वैल्यू बताओ, तभी तो 1/a 1/b 1/c निकलेंगे। क्लियर और नॉट? तो आप कहोगे यार क्या करें? आप कहोगे देखो पहले इसका यूज करते हैं। आप कहोगे देखो ये जो दिया हुआ है और यहां जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको बोलूं 14, 11, 10, इसको रेशियो से हटा के इसको मैं 14x बोल सकता हूं, इसको 11x, इसको 10x बोल सकता हूं, जहां x मल्टीप्लायर है। तो आप कह सकते हो कि आपका 2a + 3b 14x है, 2b + 3c 11x है, 2c + 3 आपका 10x है। सबको जोड़ दो जरा, 2 3 5, a के साथ 5 बनेगा, ऐसे ही साइक्लिक है तो b के साथ भी 5 बनेगा, c के साथ भी 5 बनेगा। इन सबको अगर जोड़ो तो यहां देखो कितना मिल रहा है, 14, 10, 24 और 11 35x मिल रहा है। और आप कहोगे कि अगर मैं इसको काट दूं तो ये 7x हो गया, और एक्चुअल में एक इक्वेशन दी है कि 7 के बराबर है, इसका मतलब है तुम्हारा x क्या 1 के बराबर है, x 1 हो गया। x 1 होने का देखो फायदा क्या हुआ कि जो आपकी पहली इक्वेशन है 2a + 3b बराबर 14 हो गई। अभी कुछ करो मत, अभी जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़े। हमें अल्टीमेटली रेशियो निकालना है। अब हमें मालूम है कि देखो 2a + 3b जैसे हमने लिखा है, हम 2b + 3c लिख सकते हैं, 2c + 3a लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास सफिशिएंट इक्वेशंस हैं जिससे हम abc का मान अलग अलग निकाल सकते हैं। तो कैसे आगे बढ़ेंगे उसके लिए बस इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। यहां खास बात क्या है इन दोनों इक्वेशन में कि ये 14 है, ये 14 है। अगर मैं इनको माइनस करूंगा, सॉरी ये 14 नहीं है, ये 7 है, इसको मैंने 14 लिखा है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, यही ऑब्जेक्टिव है। हमें जब रिलेशन निकालना होता है ना तो हमें कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए। अगर हमें ए और बी का रिश्ता निकालना है तो हमें कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए। कांस्टेंट टर्म होगा तो रेशियो निकालना मुश्किल होगा। तो a + b + c की वैल्यू 7 है, और चूंकि यहां पर 14 है तो मैंने इसको भी 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसका फायदा कहां उठा सकते हैं हम। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 2a से 2a कट गया, मतलब a खत्म, यहां से कांस्टेंट टर्म खत्म, क्या बचेगा b और c, और b और c में एक रिलेशनशिप आ गई। क्या रिलेशनशिप आई? 2a से 2a काटने के बाद खत्म, 3b से 2b कटेगा, b बचेगा, और -2 से मल्टीप्लाई हो गया, b - 2c बनेगा, ये 0 हो गया। b की वैल्यू 2c आ गई। आप कहोगे तो इतना खुश क्यों हो रहे हो? इतना खुश मैं इसलिए हो रहा हूं कि अगर b मेरा 2c है तो 1/b का 1/c से अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 1:2 आना चाहिए। यानी दो टर्म जो आखिरी के हैं वहां रेशियो 1:2 बनना चाहिए। वो कहां बन रहा है? केवल डी ऑप्शन में डी करेक्ट है, मुझे ए निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। थोड़ा सा शार्प निगाहें अगर रखोगे तो आप सवाल में जल्दी, रेशियो में हम अक्सर ऐसा करते हैं ना कि 3 रेशियो टर्म्स अगर ऑप्शन में दिए हैं तो किन्हीं 2 को अगर हम देख लेते हैं तो हमारा उत्तर मिल जाता है। अनटिल एंड अनलेस कि 2 ऑप्शन में ऐसा मिल जाए कि यहां 1:2 बन रहा है। अगर 2 ऑप्शन में 1:2 बन रहा होगा तो हमें आगे ए सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेंगे। अगर बी मेरा 2c के बराबर आ गया, बी मेरा 2c के बराबर आ गया तो करना क्या है? अब इक्वेशन में जाके रखो इसको, बाकी इक्वेशन में यूज करो, और बाकी इक्वेशन में आप इसको यूज करके क्या कर सकते हो? सब कुछ सॉल्व कर सकते हो एबीसी, और एबीसी सॉल्व करोगे तो 1/a 1/b 1/c निकल जाएगा। बट यहां हमने समय बचा लिया 1/b 1/c 1/2 देख के ही कि 1/2 कहां बन रहा है, सिर्फ यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो हमने सीधा आंसर लगा दिया, हो गया खत्म। सवाल नंबर 18 देखिए, एक्सप्रेस गाड़ी है और कह रहा है ये एक्सप्रेस गाड़ी जो है 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट का स्टॉप लेगी, और स्पीड क्या है 100 किलोमीटर/आवर है। और एक लोकल गाड़ी कह रहा है वो 50 किलोमीटर/आवर की गति से चल रही है, लेकिन वो कह रहा है कि हर 25 किलोमीटर चलने के बाद 1 मिनट का स्टॉप लेगी। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि जितने समय में आपकी एक्सप्रेस ट्रेन जितने समय में 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, आपको बताना है कि जो आपकी गाड़ी है कौन सी पैसेंजर वाली, वो उतने टाइम में कितना चलेगी।
अच्छा सवाल है। हम मैं कुछ चीज आपको बता देता हूं, राइट, कि ये सवाल कैसे होगा। देखो, आप कहोगे जिसकी गति 100 किलोमीटर पर आवर की है वो 75 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगाएगी। आप कहोगे भैया 3/4 दूरी तो 3/4 टाइम, 1 घंटे का 3/4 होता है, 45 मिनट लगाएगी। लेकिन फिर ये 3 मिनट रुकेगी। तो कुल मिला के मैं ऐसा बोलूंगा कि हर 48 मिनट में, स्टॉपेज मिला लिया मैंने इसमें, ये गाड़ी 75 किलोमीटर चल रही है। इसके बाद अगला जो 48 मिनट होगा उसमें भी ये गाड़ी कितना चलेगी, 75 किलोमीटर चलेगी। तो अब मुझे बताओ कि ऐसे अगर 600 किलोमीटर की दूरी चलनी है तो 75 किलोमीटर के कितने स्लॉट्स मौजूद हैं यहां पर। आप इसको डिवाइड करोगे, आप कहोगे ऐसे 8 स्लॉट्स मौजूद हैं मेरे पास। तो क्या मैं 8 × 48 अगर कैलकुलेट करूं, जिसकी वैल्यू 384 मिनट आ रही है, क्या मैं ये कहूं कि 384 मिनट में ये 600 किलोमीटर चली है? बात सही है? ये बात सरासर गलत है। जो टाइम होगा ये 600 किलोमीटर चलने का एक्सप्रेस ट्रेन के लिए वो 381 मिनट ही होगा। 3 मिनट माइनस करेंगे, क्यों, मैं समझाता हूं। 48 मिनट में आपने 3 मिनट का स्टॉपेज इंक्लूड किया है। मान लिया आप लखनऊ से दिल्ली आ रहे हो, बीच में एक स्टेशन पड़ता है कानपुर। कानपुर आपकी गाड़ी 3 मिनट तक रुकी, क्या वो जर्नी टाइम में काउंट होगा? यस। फिर मान लिया आप आते हो इटावा, इटावा में आपकी गाड़ी 3 मिनट और रुकती है, क्या 3 मिनट आपकी जर्नी टाइम में काउंट होगा? यस। लेकिन आप जब दिल्ली आते हो और मान लिया आपकी यात्रा दिल्ली तक ही थी, तो दिल्ली जैसे ही गाड़ी पहुंच गई आप उतर गए, तो वहां जो स्टॉपेज है 3 मिनट का, भले ही वो गाड़ी आगे मान लिया हिसार जा रही है, आपके लिए आपका जो जर्नी टाइम है वो दिल्ली जैसे गाड़ी पहुंची और तुम उतर गए वहीं तक काउंट होगा, ना कि गाड़ी वहां 3 मिनट खड़ी रहती है उसको जोड़ के काउंट होगा। दिल्ली पहुंच गई, बस तुम्हारा जर्नी टाइम वही खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारा जो जर्नी टाइम है दिल्ली पहुंचने तक है। तो ये 48 मिनट जब मैं ले रहा हूं तो यहां पर स्टॉपेज टाइम जुड़ा हुआ है। तो जब मैं यहां पर 48 × 8 लिख रहा हूं तो 600 किलोमीटर पहुंच जाने के बाद भी 3 मिनट इसमें जोड़ा गया है, वो घटाऊंगा मैं, जर्नी टाइम 381 आएगा। 600 किलोमीटर की बात हो रही है। अब आप कहोगे दूसरी गाड़ी की कहानी क्या भैया, 50 की गति है, 50 किलोमीटर पर आवर की गति है, 25 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगाएगी? आप कहोगे 30 मिनट लगेगी। लेकिन भैया 1 मिनट का स्टॉपेज है, तो टोटल हम कह सकते हैं कि हर 31 मिनट में ये गाड़ी 25 किलोमीटर चलती है इफेक्टिव। तो आप कहोगे ये जो 381 तुम्हारा है इसको 31 से जरा डिवाइड करो। तो आप कहोगे अगर 31 से मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 12 तो पूरा पूरा देगा, 12 का मतलब हो गया 372। तो 12 देने के बाद भी इसमें 9 मिनट बच जाएंगे। अब देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, 12 स्लॉट्स में 26 मिनट इसको लगे होंगे। ये 12 वो स्लॉट्स है जहां पर गाड़ी चली है, रुकी है, फिर चली है। तो 12 × 26 अगर आप करते हो, ठीक है, 12 × सॉरी आपको निकालना है टाइम डिस्टेंस ना, ठीक है। तो ये 31 मिनट में जो 12 स्लॉट्स हैं, हर स्लॉट में 25 किलोमीटर चली है, तो ये 300 हो गया। अब देखो ये जो 9 मिनट का स्लॉट है, बाकी इस 9 मिनट के स्लॉट में गाड़ी रुकी नहीं है, चली रही है। तो यहां पर जो डिस्टेंस निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, 9/60 × 50। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 6 डेढ़े बनेगा, 1.5 × 5 कितना होगा, 7.5। 7.5 + 300 अगर आप करते हो तो आपकी वैल्यू हो गई 307.5 किलोमीटर्स। तो ये आंसर हो गया सी। ये सवाल अच्छा है और आसान है, लेकिन अगर आपके स्टेप्स क्लियर नहीं है, आप स्टॉपेज में थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाओगे तो ये सवाल आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि क्या लेना है क्या छोड़ना है, बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि 10 औरतें हैं, 14 आदमी हैं, ये 3,825 रुपये कमाते हैं 3 दिनों में, और 4 औरतें और 6 आदमी 1,050 रुपये कमाते हैं 2 दिनों में। कह रहा है कितने दिनों में 14 औरतें और 12 आदमी 9,000 रुपये कमाएंगे, ठीक है। तो भैया इक्वेशन बनानी है, वही ना कि मेन वुमेन डेज, और उसको हम इस यहाँ पर जो वर्क है वो एक हिसाब से क्वांटिफाई हो जाएगा अमाउंट से। तो देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं वुमेन को x से रिप्रेजेंट करता हूँ, मैन को y से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं पहले लिखूंगा 10x +
14y इंटू 3 बराबर 3825, इंटू 3 को मैं सीधा यहां डाल देता हूं, तो ये 12 हो गया, 1275 हो गया डिवाइड करके। एक इक्वेशन मिल गई आपको। दूसरी इक्वेशन जो है वो है आपकी 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इंटू 2 डेज 1050, तो ये 525 बन जाएगा आपका 2 से डिवाइड करके। ठीक है, हमें 14 वुमेन और 12 में 9000 निकालना है, तो भैया पहले मुझे x और y का मान चाहिए। सिंपल, x और y का मान निकालने के लिए देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं 2.5 से गुणा कर दूं। अगर मैं 2.5 से गुणा करूंगा तो ये 4 2.5 10 बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2.5 इंटू 6 कितना होता है, 15 होता है, 15 माइनस 14 हो गया आपका y, 1y, ये वैल्यू आपकी होगी 525 इंटू 2.5 माइनस 1275। बहुत ध्यान से देखना, 525 इंटू 2.5 करें, ठीक है, बहुत आसानी से निकलेगा, कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है। 525 इंटू 2 अगर आप करते हो तो ये वैल्यू आपकी हो गई 1050, और 525 इंटू 0.5 करने जा रहा हूं मैं, इसका आधा होगी, ये वैल्यू होगी आपकी 262.5 माइनस 1275। सॉल्व करें तो ये वैल्यू आपकी है, इसमें से 225 इसको दे दो जरा, यहां बन जाएगा 37.5 बच जाएगा, और ये 1275 इससे कट जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ गई 37.5, y की वैल्यू 37.5 आ गई। x निकालें अब, तो आप कहोगे 4x प्लस 37.5 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 37.5 का डबल क्या होता है, 75, 75 इंटू 3 बनेगा 225, ये वैल्यू आपकी 525 के बराबर है। यहां से x सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 300/4 यानी 75 आ गया। x और y दोनों निकल गए, x और y दोनों निकल गए। अब जो पूछा गया वो निकाल लेते हैं। 14 वुमेन, 14 इंटू x 75 प्लस 12 इंटू मैन विच इज 37.5 इंटू नंबर ऑफ डेज है, उसको बोल देते हैं d, ये 9000 के बराबर करना है मुझे। 37.5 इंटू 12 क्या होगा, 37.5 इंटू 2 75 होता है, 75 इंटू 6 लिखना है मुझे इसको, तो ये वैल्यू इफेक्टिवली है 75 इंटू 6, यहां पर है 14 इंटू 75, आप जोड़ सकते हो इनको, 14 छक 20 इंटू 75 हो जाएगा, ये एक तरह से दोनों में 75 कॉमन ले लो, ये वैल्यू आपकी 9000 के बराबर है, इंटू डी, ये वैल्यू आपकी 1500 है, ये 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज जो आएंगे अब वो 6 के बराबर जाएंगे। बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, बट कैलकुलेशन बहुत ही सीक्वेंशियली करनी है, अच्छे से करनी है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिना किसी चैलेंज से। आपका डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6 कैलकुलेट होके आ गई, 6। नंबर ऑफ डेज जो लगेंगे वो 6 लगेंगे। पूरी कैलकुलेशन आपके सामने प्रस्तुत है, देख लो कैसे होगा। सवाल नंबर 20वां सवाल देखते हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक हॉलो स्फीयर है, इसका आउटर डायमीटर 38 है, उसको आपने काट के 2 बराबर हेमिस्फीयर बना दिए हैं। जो टोटल सरफेस एरिया है एक का वो 3784 है। ईच वन ऑफ द हेमिस्फीयर को आपने पानी से भर दिया है, बताना है कि वॉल्यूम कितना होगा उस हेमिस्फीयर में। तो देखो एक स्फीयर को आपने क्या किया, हेमिस्फीयर में काटा है, और क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो हेमिस्फीयर है भैया, ये हेमिस्फीयर आपका क्या है, हॉलो है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। पहले लिखते हैं होगा क्या। आप कहोगे ये होता है बाहर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr², अंदर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो इतना होगा, प्लस ये वाला जो पोर्शन है ये इसका एरिया वो होता है पाई इंटू r² माइनस r²। इफेक्टिवली अगर मैं लिखूं तो ये आपको वैल्यू ऐसा देगा, पाई इंटू 3r² प्लस r², और ये वैल्यू आपको दिया है 3784। अगर मैं यहां से 3r² प्लस r² निकालूं, पाई को उधर ले जाऊं, तो ये बनेगा 3784 इंटू 7/22। 22 से काटे इसको, 22 से करना 22, 15, 22 7 154, 22 दूना 44, ये आपकी वैल्यू हो गई। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1190 और 14 मिलेगा, ये 1204 हो गया आपका। सो 3r² प्लस r² की वैल्यू आपको दी है इतना, ठीक है। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, अगर आपको ध्यान रखना है टोटल सरफेस एरिया किसी भी हेमिस्फीयर का, तो आपको इसी फॉर्मेट में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसी इक्वेशन का इस्तेमाल होगा कि टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे किसी हेमिस्फीयर का लिखना है, हॉलो हेमिस्फीयर का, तो वो वैल्यू आपकी होगी कि इसका जो भी एरिया यहां पर दिया हो टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई पाई, जो कि 7/22 हो जाएगा। पाई इंटू 3r² प्लस r² बराबर ts है, तो इससे आप जल्दी लिख पाओगे। दूसरी जो जानकारी दी है कि वो इस r की वैल्यू 19 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि 38 डायमीटर है, तो ये वैल्यू आपकी होगी प्लस r² बराबर 1204। r² की वैल्यू देखिए क्या हो गई, 1204 माइनस 3 इंटू 361, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 1083। 17 और 4 21 121,
आर स्क्वायर 121 हो गई, तो आर कितना हो गया आपका 11, आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 11। अब मुझे इनर रेडियस भी मिल गया। अब इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी वो बाकी है। आयतन निकालना है हॉलो हेमिस्फीयर का कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन ईच ऑफ द हेमिस्फीयर। ऑलराइट, क्लियर। आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, हॉलो स्फीयर है, उसको आपने काटा है। हॉलो स्फीयर से आपका क्या बना है, हेमिस्फीयर बना है। उसको आपने क्या किया है, पानी से भरा है ईच वन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन ईच ऑफ द हेमिस्फीयर। अब यहां पर देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई। अगर आपको कोई भी हॉलो हेमिस्फीयर दिया जाएगा तो ये पोर्शन सॉलिड होता है। पानी तो देखो अंदर ही आता है, इसमें पानी तो इसमें ही आता है, क्योंकि ये तो आपने देखा होगा ये पोर्शन तो सॉलिड है, हॉलो है, तो ये वाला पोर्शन क्या है जिसमें पानी आएगा। तो ये जो वॉल्यूम होगा ये तो होगा आपका 2/3 पाई इंटू 11 का क्यूब, दैट विल बी द वैल्यू, राइट। अब इससे एक चीज क्लियर है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि 11 का क्यूब आपको पता है 1331 होता है, इनटू जो 2 है, और पाई अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो ये इतना दे देगा आपको। अब ये वैल्यू कितना है, 2 के आसपास है, इसको मल्टीप्लाई भी अगर आप करते हो तो 2600 के आसपास आएगा। इनमें से कुछ भी सही नहीं होगा, नथिंग इज राइट अमंग द गिवन ऑप्शंस। इनमें से कुछ भी आपका सही नहीं हो सकता है, और ये चीज आप चाहते तो पहले भी पकड़ सकते थे, ठीक है, कि इसमें से कुछ ऑप्शन सही नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो अगर बाहर वाला आयतन आप लो खाली 2/3 इंटू पाई इंटू बाहर वाला रेडियस अगर आप पकड़ते हो तो 18 का क्यूब बनेगा। ये तो 1 के आसपास होता है, ये 2 है। 18 का क्यूब वर्स्ट बेस्ट केस में 8000 हो सकता है, अगर 20 भी मान लो आप। 8000 इंटू 2 कितना होगा आपका, 16000 होगा, ठीक है। 16000 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है। खैर हाँ, खैर बाहर का देखोगे आप तो इतना जल्दी आप गेस नहीं कर पाओगे, इतना जल्दी आपको गेस नहीं कर पाओगे। मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूं आपको, क्योंकि 18 का जो क्यूब है, या तो आप 18 का क्यूब निकाल के देखो कि भाई 18 का क्यूब एग्जैक्टली कितना होता है, फिर आप आइडिया जरूर लगा सकते हो कि भाई ये 216 होता है, 216 इंटू 18 होता है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी। मैं 18 के क्यूब की बात कर रहा हूं, तब आप बोल पाओगे, ठीक है। 20 के क्यूब से एक्चुअली इतना बढ़िया आइडिया लगेगा नहीं, सॉरी। तो ये हो गया आपका 324 इंटू 18। अब आप कहोगे तो 18 3 आपका हो जाएगा 5400, फिर 18 दूना 36 होता है आपका, तो ये 360 हो गया, 18 चौके 72 हो गया। 5800 के आसपास की वैल्यू आ रही है। अब 5800 की वैल्यू अगर ये होगी, है ना, तो 58 दूनी कितना जाएगा, 116 जाएगा। और तब भी आप खैर बोल नहीं पाओगे, क्योंकि 116 से कम आंसर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। 116 से कम आंसर आपको दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई आर निकालने के बाद शायद मेरा कोई उत्तर आ जाए, बट यहां पर कोई भी उत्तर सही नहीं है। अब मैं बता रहा हूं इसमें इन्हें पूछना क्या था, इन्होंने पूछ क्या डाला, ठीक है। यहां पर पूछना क्या था, यहां पर पूछना यह था कि ये लाइन का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। What is the volume of the water that can be filled in each of the hemisphere? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए, ओके। ये इनको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये पूछेंगे तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऑलराइट, इन्हें इस सॉलिड का वॉल्यूम पूछना चाहिए, मटेरियल कितना लग रहा है इसको बनाने में। पानी पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। ये जो अंदर खुला हुआ पोर्शन है, पानी तो वहीं आएगा, तो वो तो 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के बराबर हो गया। आप पूछो मटेरियल कितना लगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर पूछ लो, पानी भर के नहीं। सॉलिड के अंदर थोड़ा ना पानी जाता है। तब आप वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे वैल्यू होगी 2/3 पाई इंटू आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो पूछना इनको ये था, गलत पूछ गए हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं पूछना चाहिए। 2/3 इंटू 22/7 इंटू 19 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब।
19 का क्यूब माइनस 11 का क्यूब, ठीक है। 19 का क्यूब क्या होगा आपका 361 इंटू 19 5700, 1140 और 19, ये हो गया आपका 69 माइनस 1331, ये हो गया 28, ये हो गया 55। तो ये डिफरेंस कितना आ गया 55-28। अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ 55-28 का कैसे जल्दी निकालोगे आप। देखो आपके पास क्या है 2/3 इंटू 22/7 इंटू 55-28। अब देखो ये 22/21 इकट्ठा कर लो और ये 2 इसके साथ ले जाओ, ये बनेगा 110-56। आपको ये सॉल्व करना है। तो इसको फिर लिखेंगे हम 1 + 1/21, तो 1 इंटू दिस बनेगा 11056 प्लस 11056/21, ये निकालना है आपको। 21 पंचे 105, बच गया 5, 21 दूना 42, 42 के बाद बच गया 13 136, 7 बार नहीं जाओगे आप, 6 बार जाओगे, 21 छक्के 126, 10 बाकी बच गया। और फिर जो आपका 10 बाकी बच गया 10/21 अप्रॉक्सीमेटली 0.5 के आसपास होगा, लिटिल लेस देन दैट बट वी कैन से 0.5 के आसपास। अब इसको आप जोड़ दो 526.5, लेट्स सम इट आउट, तो 11582.5, ठीक है। 11582.5 आपका आ गया। 11582.5 से थोड़ा सा कम आएगा, मैं पता है क्योंकि 21 था, तो मेरा आंसर क्या होगा ए ऑप्शन। तो ये जो सवाल इनको पूछना था, ये सवाल गलत पूछा गया कि पानी कितना भरना है, नहीं, इनको पूछना था कि उस हॉलो स्फेयर का वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है। तो मटेरियल का वॉल्यूम होता है वो। अगर मैं आपको एक पूछूं एक सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास, बताओ उसका आयतन क्या है। सॉलिड सिलेंडर पूरा ऐसे मेटल का, ऐसे मेटल का लकड़ी देखो पूरा सॉलिड है, उसमें पानी डाल सकते हो क्या, नहीं, उसका आयतन कितना होगा πr²h, बट उसे वो मटेरियल का वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम नहीं है वो। जब हम हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, मटेरियल का वॉल्यूम होता है, जो वो पट्टी के रूप में ऐसे होता है। पानी अंदर भरा जाएगा तो पानी का वॉल्यूम तो हम अंदर वाले रेडियस से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन का रिक्वायर्ड था। तो इस पूरे पेपर में आप देखोगे मॉक में कुछ गलतियां रही हैं, जैसे ये सवाल गलत था, आपके और क्वेश्चन में मैंने आपको गलतियां दिखाई हैं कि जहां पर 2-3 क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन आपका गलत था। तो खैर आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो रहा है तो उसको जल्दी छोड़ के आगे बढ़ना है, या फिर आप ये सेंस लगा पाओ कि भाई एक्चुअल में क्या निकालना है। बेसिकली गलत सवालों को छोड़ के आगे बढ़ो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसको सही करके लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि सवाल अगर गलत है तो उसका नंबर सबको मिलेगा, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रैमॉक 1 बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि रैमॉक 1 कैसा लगा और ये वीडियो सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे। और रैमॉक 2 को भी जाके अटेम्प्ट करो और उसका भी वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखना। आपके एग्जाम में आपके नंबर बढ़ाने का पूरा प्लान है और उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इस मुहिम में मेरे साथ हो। और बताने के लिए थोड़ा सा आपके कमेंट से थोड़ा मदद मिलती है मुझे ये जानने में कि आपको कितना फायदा हो रहा है। तो आप देर नहीं करना है, आपको रैमॉक 2 भी जल्दी मैं दूंगा। आप जाके यहां पर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक दिया है, वहां भी आपको मिल जाएगा। 10 दिन 10 रैमॉक की सीरीज को जरूर फॉलो करिए और एग्जाम में खूब 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 बढ़िया करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।